चाहिए कि आज आप चंद्रगुप्त फर्स्ट पढ़े, जिसमें से एक कौन था, श्रीगुप्त और दूसरा कौन था, घटोत्कच। तो ये गुप्त डायनेस्टी का तीसरा रूलर है, तीसरा शासक है। ठीक है भाई, पहला शासक कौन, श्रीगुप्त, दूसरा शासक कौन, घटोत्कच। श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में आपको बताया था कि ये दोनों ही स्वतंत्र शासक नहीं थे, इंडिपेंडेंट रूलर नहीं थे। जो इस डायनेस्टी के शुरू के दो शासक श्रीगुप्त और घटोत्कच थे, वो कुषाणों के अंडर में काम किया करते थे। फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट का विवाह हो गया लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। ठीक है, इसका विवाह किसके साथ हुआ भैया, इसका विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ। ठीक है, अजय किसके साथ इसका विवाह हुआ, तो इसका विवाह साथियों हुआ है किसके साथ, कुमार देवी के साथ। कुमार देवी कौन है, कुमार देवी के साथ इसका विवाह हुआ। और कुमार देवी कौन है, कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी है। ठीक है, कुमार देवी के साथ इसका विवाह हुआ। ठीक है, कुमार देवी कौन है, तो कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी है। ठीक है ना, लिच्छवी राजकुमारी है। और चूंकि ये लिच्छवी राजकुमारी है तो भैया बहुत बड़ा घराना है, लिच्छवी राजकुमारी है तो बहुत बड़ा घराना है। ठीक है, और इस बड़े घराने से वैवाहिक संबंध स्थापित करने का कुछ तो लाभ मिलेगा। ठीक है, और क्या लाभ मिला भैया, लिच्छवी प्रिंसेस के साथ विवाह करने का जो लाभ मिला वो क्या मिला, एक बड़ा लाभ ये मिला कि सीधे सीधे चंद्रगुप्त फर्स्ट क्षेत्रीय नेता से राष्ट्रीय नेता बन गए। ठीक है ना अजय भैया, क्षेत्रीय नेता से राष्ट्रीय नेता बन गए। मतलब आप ऐसे समझिए कि इस वंश के, इस डायनेस्टी के शुरू के दो शासक कुषाणों के अधीन थे, केवल क्षेत्रीय शासक थे, केवल पटना मतलब पाटलिपुत्र और उसके आसपास के एरिया तक सीमित थे, लिमिटेड थे। इनका एरिया अचानक से बढ़ गया और इसके पीछे कारण है। ठीक है, इसके पीछे कारण है कि इसका विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ। और जब लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ इसका विवाह हुआ तो आपको पता है इसको दहेज में क्या मिला, है ना। इसके पहले इनके पास पाटलिपुत्र नहीं था, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे इनको दहेज में पाटलिपुत्र मिल गया। ठीक है, तो इनको दहेज में पाटलिपुत्र किसने दिया, ठीक है ना, इनको दहेज में पाटलिपुत्र किसने दिया, दहेज में पाटलिपुत्र दिया लिच्छवियों ने। ठीक है ना, दहेज में पाटलिपुत्र इन्हें किसने दिया, लिच्छवियों ने दिया। और इसका बड़ा फायदा तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो जैसे ही लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ चंद्रगुप्त फर्स्ट का विवाह हुआ, इनको पाटलिपुत्र दहेज में मिल गया। और पाटलिपुत्र के मिलते ही ठीक है चंद्रगुप्त फर्स्ट क्या हो गए भाई, प्रसिद्ध शासक हुए। तो मतलब फर्स्ट फेमस रूलर हुए, फर्स्ट फेमस रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, फर्स्ट फेमस रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, तो गुप्ता डायनेस्टी के गुप्त साम्राज्य के पहले प्रतापी शासक, प्रसिद्ध शासक हुए, है ना। गुप्तों के प्रथम प्रसिद्ध शासक हुए, प्रथम प्रसिद्ध शासक हुए। ठीक है, और न केवल पहले प्रसिद्ध शासक हुए, ठीक है, न केवल पहले प्रसिद्ध शासक हुए बल्कि ये पहले स्वतंत्र शासक भी हुए, पहले स्वतंत्र शासक भी हुए। ठीक है, ये पहले स्वतंत्र शासक भी हुए। ठीक है, पहले स्वतंत्र शासक, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर भी हुए। और इसी वजह से इनको इस डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक भी कहा गया। इसी वजह से इनको इस डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक भी कहा गया, रियल फाउंडर भी कहा गया। क्या कहा गया, रियल फाउंडर भी कहा गया। ठीक है, रियल फाउंडर भी कहा गया, वास्तविक संस्थापक भी कहा गया। ठीक है, और इन्होंने फिर फटाफट अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल उसी को बना ली जो इन्हें दहेज में मिला था। क्या, पाटलिपुत्र। क्या मिला था दहेज में, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को ही फटाफट इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया, पाटलिपुत्र को ही फटाफट अपनी राजधानी बना डाली। क्लियर बात है, पाटलिपुत्र को ही फटाफट इन्होंने राजधानी बना डाली। और इसके पहले के जो शासक थे उनका जो टाइटल हुआ करता था, मतलब उपाधि हुआ करती थी, वो महाराज की हुआ करती थी। ठीक है ना, हाँ जी, महाराज की हुआ करती थी। इन्होंने टाइटल अपना क्या धारण किया, टाइटल मतलब उपाधि। तो इनका उपाधि या इनका टाइटल क्या था, महाराजाधिराज। क्या उपाधि थी इनकी उपाधि थी महाराजाधिराज। ठीक है, तो सीधे सीधे ये महाराजाधिराज हो गए। ठीक है, हाँ जी, महाराजाधिराज। ठीक है, तो महाराजाधिराज की उपाधि फटाफट इन्होंने धारण कर लिया। ठीक है, महाराजाधिराज। ठीक है, महाराजाधिराज। ठीक है, और यही नहीं, आप देखेंगे कि भैया यहाँ इन्होंने क्या किया, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के चलवाए, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के चलवाए। ठीक है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के चलवाए, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के चलवाए। अब इस बात को इस तरह से समझिए कि भाई सिक्के चलवाना, सिक्के कौन चलवा सकता था, इस बात का ध्यान रखिएगा कि भैया कोई भी शासक सिक्के तभी चलवाता था जब वो स्वतंत्र शासक होता था, इंडिपेंडेंट रूलर होता था। ठीक है भैया, तो बिल्कुल है कि जब कोई शासक स्वतंत्र होता था, इंडिपेंडेंट रूल करता था, तभी वो कॉइंस चलवा सकता था, सिक्के चलवा सकता था। ठीक है भैया, तो पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के चलवाए, तो कह सकते हैं कि फर्स्ट गुप्त रूलर, फर्स्ट। ठीक है, तो इस बात को भी जरा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सर्कुलेटिंग कॉइंस। ठीक है, सर्कुलेटिंग कॉइंस, तो पहला गुप्त शासक। ठीक है भैया, क्या बात है भाई शिवानी, बिल्कुल हैप्पी बर्थडे। ठीक है, शासक जिसने सिक्के चलवाए। ठीक है, तो एज इट इज यह भी ध्यान देना है, एज इट इज यह भी ध्यान देना है। ठीक है, और एक बात है कि इसने अपने राज्यारोहण की स्मृति में, ठीक है, राज्यारोहण की स्मृति में गुप्त सम्मत चलवाया। ठीक है, क्या किया, राज्यारोहण पर, राज्यारोहण इसका कब हुआ था, राज्यारोहण मतलब होता है कोरोनेशन, तो राज्यारोहण पर गुप्त सम्मत चलवाया, गुप्त सम्मत चलवाया। ठीक है ना, अरे गुप्त सम्मत शुरू किया। ठीक है ना, गुप्त सम्मत क्या किया, शुरू किया। मतलब समझ गए, इसका मतलब ये हो गया कि जब इसका राज्याभिषेक हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका राज्याभिषेक हुआ, जिस ईयर इसका कोरोनेशन हुआ, क्या हुआ, कोरोनेशन हुआ। तो कोरोनेशन मतलब राज्याभिषेक। ठीक है, तो कोरोनेशन जिस ईयर हुआ उसी ईयर इसने घोषणा करी कि आज से एक नया युग शुरू होता है, आज से एक नया काल शुरू होता है, जिसे गुप्त सम्मत के नाम से जाना जाएगा। ठीक है ना, आप समझिए वो चीज। ठीक है, हमने कहा कि जब इसका कोरोनेशन हुआ, राज्याभिषेक हुआ, तो इसने घोषित किया कि आज से एक नया युग शुरू होता है। ठीक है ना, आइए भैया, तो स्टार्टेड गुप्ता सम्मत, है ना, इन द मेमोरी ऑफ हिज कोरोनेशन। स्टार्टेड क्या भैया, स्टार्टेड गुप्ता सम्मत। ठीक है, क्या कह सकते हैं, स्टार्टेड गुप्ता सम्मत। ठीक है ना, यहाँ स्पेस नहीं बच रहा है, इसको हटा देना। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ कोरोनेशन। ठीक है, अरे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि स्टार्टेड गुप्ता सम्मत ऑन द ओकेजन ऑफ कोरोनेशन। ठीक है, तो अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इसने गुप्त सम्मत चलवाया, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इसने गुप्त सम्मत चलवाया। ठीक है, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया चंद्रगुप्त फर्स्ट। और इसका बेटा कौन हुआ, इसका बेटा हुआ समुद्रगुप्त। ठीक है ना, इसका बेटा कौन हुआ, तो इसका बेटा, इसका सन जो हुआ, ये कौन हुआ, ये है समुद्रगुप्त। ठीक है, कौन हुआ, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो अगला राजा बनेगा वो इसका बेटा है। ठीक है ना, और समुद्रगुप्त जो कि इसका बेटा है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के पिता का नाम तो हो गया चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त के पिता का नाम हो गया चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, लेकिन इसकी माता का नाम क्या है, माता का नाम है कुमार देवी, और ये लिच्छवी की बेटी का बेटा है, लिच्छवी की बेटी का बेटा है, इसीलिए समुद्रगुप्त को आगे कहा जाएगा लिच्छवी दोहित्र। ठीक है ना, बाकी तो आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये बहुत पहले ही बता चुके हैं कि इसके द्वारा जो गुप्त सम्मत चलाया गया था वो 320 ईस्वी में चलाया गया। ठीक है, एक्चुअली में कहीं पर आप देखेंगे कि ज्यादातर जगहों पर 319-20 लिखा रहता है। ठीक है, तो 319-20 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ, लेकिन गुप्त सम्मत को 319-20 तो नहीं लिख सकते, इसलिए 320 लिखते हैं कि 320 में 320 में शुरू किया। ठीक है ना, चलिए, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की। किसकी बात करेंगे भैया, समुद्रगुप्त की बात यहाँ पर होगी। ठीक है, तो चलिए समुद्रगुप्त पर लेकर चलते हैं आपको। ठीक है, समुद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार आप
देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से काफी लंबा साम्राज्य इसका हुआ करता था, ठीक है ना। हाँ, 19-20 का ही फर्क है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए तैयार हो जाइए भैया। समुद्रगुप्त के लिए बढ़िया सा शानदार सी जानकारी है समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। तो समुद्रगुप्त, ठीक है, कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार तो इसी ने किया, सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार इसी ने किया है, समुद्रगुप्त ने, ठीक है। सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार इसी ने किया है, किसने? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त की पहली तो उपाधियां ही कई सारी हैं, उपाधियां, ठीक है। समुद्रगुप्त की जो उपाधियां हैं ये पहले देख लीजिए, कई सारी हैं, ठीक है, टाइटल्स। तो समुद्रगुप्त के जो टाइटल्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उपाधियां। तो समुद्रगुप्त की उपाधियों में कौन कौन सी है? जैसे एक इसकी पहली उपाधि क्या? लिच्छवी दौहित्र। इसने अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहा। लिच्छवी दौहित्र का मतलब क्या होता है? लिच्छवी दौहित्र का मतलब है लिच्छवी की बेटी का बेटा। लिच्छवी दौहित्र, ठीक है ना अजय भैया, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं कुछ लोग। अरे यार, इतना भी समझने में दिक्कत है कि लिच्छवी कुमार देवी से विवाह हुआ तो लिच्छवी कौन है? अरे जब कुमार देवी के नीचे लिखा है कि ये लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, तो इसमें पूछने का क्या मतलब है कि कुमार देवी से विवाह हुआ तो लिच्छवी कौन था? बहुत अच्छा सवाल, ठीक। तो भैया लिच्छवी एक राज्य था, जो कई बार बता चुका हूँ, महाजनपद काल था तब भी बताया था, ठीक है। तो लिच्छवी एक राज्य था, एक स्टेट था, ठीक है, एक छोटा सा एम्पायर था लेकिन प्रतिष्ठित था एम्पायर, ठीक है। तो यही की राजकुमारी थी कुमार देवी जिनके साथ इनका विवाह हुआ, ठीक है। और लिच्छवी इसलिए भी प्रतिष्ठित है क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना रिपब्लिकन सिस्टम, गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो इन्हीं के द्वारा वैशाली में स्थापित की गई थी, ठीक है ना अजय भैया। हाँ जी, आइए देख लिया जाए, ठीक। हाँ, पहले लिच्छवी के बारे में बता चुके हैं और जब हम ये कह रहे हैं कि बड़ा बढ़िया सवाल पूछा, इतना तो समझ में आना चाहिए, कैसे गुस्सा ना हो साहब। लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र का मतलब होता है लिच्छवी की बेटी का बेटा, ठीक है। लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी की बेटी का बेटा, ठीक है। और इसकी उपाधि क्या है? इसको भैया आप देखेंगे तो कविराज भी कहा गया है। क्या कहा गया है? इसे कविराज भी कहा गया है। क्या कहा गया है इसे? तो इसे भैया कविराज भी कहा गया है। क्या? कविराज, ठीक है। तो इसे कविराज भी कहा गया है क्योंकि इसे इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, मतलब समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे उस पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है ना। ठीक है, उस पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया भैया, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़े, इसको पृथ्व्या प्रथम वीर भी कहा गया है। क्या कहा गया इसे? पृथ्व्या प्रथम वीर, मतलब पृथ्वी का पहला वीर, पृथ्व्या प्रथम वीर, पृथ्व्या प्रथम वीर, ठीक है, पृथ्व्या प्रथम वीर, ठीक है। तो ये भी इसको कहा गया है, क्या कहा गया है? पृथ्व्या प्रथम वीर, ठीक है। ये भी इसकी उपाधि है। तो ये चूंकि उपाधियां हैं तो इसको इंग्लिश में क्या ही कन्वर्ट करेंगे, यही रहेगा इंग्लिश में भी, पृथ्व्या प्रथम वीर भी कहा गया है। और बाकी आप ये तो जानते ही हैं कि इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है, भारत का नेपोलियन, ठीक है, भारत का नेपोलियन भी इसे कहा गया है, भारत का नेपोलियन भी इसे कहा गया है, मतलब नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्या भैया? नेपोलियन ऑफ भारत, नेपोलियन ऑफ भारत। ये किसने कहा था? तो नेपोलियन ऑफ भारत इसे कहा गया है विंसेंट स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया भैया? तो विंसेंट स्मिथ, विंसेंट स्मिथ, ठीक है। तो विंसेंट स्मिथ के द्वारा इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। एक्चुअली में विंसेंट स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, उसी में इन्होंने कहा है। विंसेंट स्मिथ ने एक बुक लिखी थी और इनकी इस बुक का नाम क्या है? इनकी इस बुक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या नाम है इस किताब का? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की किताब है और इसी किताब में ये बात कही है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की एक किताब है और इसी किताब में ये बात कही है, ठीक है। कौन सी भैया? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये दिमाग में रखेंगे, एक किताब है विंसेंट स्मिथ की, ठीक है ना अजय भैया, है ना। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की एक किताब है किसकी? विंसेंट स्मिथ की। और इसी किताब में इन्होंने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। और नेपोलियन इसलिए कहा है भाई, नेपोलियन वास्तव में जो फ्रांस का तानाशाह नेपोलियन था ना, वो तो 1800 ईस्वी के आसपास था। मतलब समुद्रगुप्त और नेपोलियन के टाइम पीरियड में अगर आप देखें तो भैया लगभग लगभग, ठीक है, कितने सालों का अंतर है पता है? 1800 में से 400, लगभग 1400 से ज्यादा वर्षों का अंतर है, लगभग 1400 से ज्यादा वर्षों का अंतर है, ठीक है। और मतलब ठीक है, लेकिन विदेशी इतिहासकार है विंसेंट स्मिथ, तो इन्होंने कह दिया है क्या? भारत का नेपोलियन कह दिया है, ठीक है भैया। अच्छा, तो बिल्कुल याद रखेंगे भारत का नेपोलियन। अच्छा, और आगे बढ़े कि और क्या चीजें हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे इसे सिक्कों पर, ठीक है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है। इसे मतलब समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, बजाते हुए, ठीक है, बजाते हुए, है ना, दर्शाया गया है, ठीक है। और इसी से पता चलता है कि इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वीणा बजाने का शौकीन था। मतलब समुद्रगुप्त ने जो सिक्के जारी किए, ठीक है ना, समुद्रगुप्त ने जो सिक्के जारी किए उस पर दिखाया गया है इसे वीणा बजाते हुए, तो इससे पता चलता है कि ये वीणा बजाने का प्रेमी था, वीणा बजाने का शौकीन था, ठीक है ना। हाँ जी, और इसी वजह से इसे कविराज भी कहा गया है, वीणा प्रेमी कहा गया है। भारत के इतिहास में वीणा बजाने के शौकीन दो शासक हुए, एक समुद्रगुप्त हुआ, दूसरा औरंगजेब हुआ, ठीक है ना। अच्छा, अब है क्या कि ये देख लीजिए, फिर वीणा बजाने का शौकीन था तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि डेपिक्टेड, ठीक है, ऑन पॉइंट्स। इसके प्रसिद्ध राज गुप्ता एम्पायर, ठीक है, एक्सपेंडेड याद कर लेना है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ, ठीक है, एज इट इज याद कर लीजिए। और यहाँ से जो भी खूब क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं तो आप इसके लिए तैयार रहे भी रहें, ठीक है भैया। बाकी इसकी उपाधियों में एक उपाधि में अश्वमेध कर्ता भी ढूंढूंगा, है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसकी एक उपाधि है अश्वमेध कर्ता। अश्वमेध कर्ता भैया देखिए, ये पहला गुप्त शासक है जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया, ठीक है ना। हाँ, तो भैया अश्वमेध कर्ता, क्या? अश्वमेध कर्ता, ठीक है। तो अश्वमेध कर्ता इसकी एक उपाधि है, अश्वमेध कर्ता। तो इसने अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध कर्ता, ठीक है, अश्वमेध कर्ता, ठीक है। तो ये भी याद करना है आपको कि 2 अश्वमेध यज्ञ किए, ठीक है। कितने? 2 अश्वमेध यज्ञ किए, ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे इसने, 2 अश्वमेध, ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ। वैसे अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमने आपको अलग से बताया भी है, ठीक है, कि किसने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे और एक ही जगह पर लिखवाया था जब शुंग काल बनाया था, तो 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे इसने, ठीक है ना, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो वो भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। पूछ लेते हैं कि भैया गुप्त काल का कौन सा ऐसा शासक हुआ, कौन सा ऐसा गुप्त शासक हुआ जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ठीक है। तो एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी इसके समय में और कुछ ऐसा खास, तो एक खास बात ये है कि बोधगया में, ठीक है, बोधगया में एक मंदिर का निर्माण, ठीक है, बोधगया में मंदिर निर्माण, ठीक है, इसके समय में कराया गया, बोधगया में मंदिर निर्माण, ठीक है, बोधगया में मंदिर निर्माण हुआ। और ये जो बोधगया में मंदिर निर्माण हुआ है ना, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल इन बोधगया, ठीक है। तो बोधगया में एक मंदिर का निर्माण कराया गया, ठीक है। इसी के समय में किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया भैया किसके द्वारा? श्रीलंका का एक शासक था जिसका नाम है मेघवर्मन, श्रीलंका का एक शासक हुआ जिसका नाम है मेघवर्मन, ठीक है। हाँ जी, तो श्रीलंकन रूलर मेघवर्मन, ठीक है, मेघवर्मन, श्रीलंकन रूलर या श्रीलंका का शासक जिसका नाम क्या था? श्रीलंका का शासक जिसका नाम था मेघवर्मन। क्या नाम था? मेघवर्मन, ठीक है। तो क्या हुआ, एकदम इसको ऐसे समझिए कि मेघवर्मन नाम था एक श्रीलंका का शासक है,
भाई इससे एक चीज ये भी पता चलती है कि समुद्रगुप्त के समकालीन श्रीलंका का शासक मेघवर्मन था। ये अंडरस्टूड है, ठीक है, ये रटने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। बोधि मंदिर का निर्माण, ठीक है ना, बोध गया में कौन सा मंदिर बनवाएंगे, ठीक है। तो भैया मेघवर्मन कौन है? समुद्रगुप्त के समकालीन श्रीलंका का शासक, ठीक है। समुद्रगुप्त के समकालीन श्रीलंका का शासक कौन था? समकालीन का मतलब होता है कंटेम्परेरी, ठीक है ना। तो कंटेम्परेरी रूलर ऑफ समुद्रगुप्त, कंटेम्परेरी रूलर ऑफ श्रीलंका, ठीक है, ऑफ हिज टाइम। तो समुद्रगुप्त के समय का जो श्रीलंका का इसका समकालीन शासक था वो मेघवर्मन था, ठीक है ना, मेघवर्मन था, ठीक है। तो मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से इजाजत लेकर, बाकायदा इजाजत लेकर बोध गया में एक बोधि मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। बाकायदा इजाजत लेकर बोध गया में मंदिर का निर्माण कराया, ठीक बात है। बाकायदा इजाजत लेकर भी, ऐसे नहीं, बाकायदा इजाजत लेकर निर्माण कराया, ठीक बात है। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है कि बाकायदा इजाजत लेकर निर्माण कराया, ठीक है। अच्छा, अब जरा इस चीज को देखिए। अभी जो हमने आपको बताया ये समुद्रगुप्त के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे किसकी उपाधि है? अश्वमेध कर्ता। अश्वमेध कर्ता क्यों? क्योंकि दो अश्वमेध यज्ञ किए, दो अश्वमेध यज्ञ किए इसलिए अश्वमेध कर्ता। लिच्छवी द्रविड़ क्यों? क्योंकि ये लिच्छवी की बेटी का बेटा था, मतलब लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी का बेटा था। कविराज क्यों? क्योंकि इसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, तो वीणा बजाने का शौकीन था, कवि प्रेमी था, ठीक है ना। तो इसलिए वीणा प्रेमी कह सकते हैं। पृथ्वी का प्रथम वीर, पृथ्वी का पहला वीर कहा गया है, पार करने के लिए तो कहा गया है विंसेंट स्मिथ के द्वारा। राजकवि इसके हरिशरण थे और इन्हीं हरिशरण के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का, उसकी उपलब्धियों का, उसकी अचीवमेंट्स का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। और गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इसी के समय में हुआ, ठीक है। और इसी के समय में श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने इससे अनुमति लेकर बोध गया में एक बोधि मंदिर का निर्माण कराया। हालांकि जो बेसिक बोधि मंदिर है, ठीक है, जो बेसिक बोधि मंदिर है वो अशोक ने बनवाया था बोध गया में, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी, हाँ बिल्कुल ये कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त का जो ननिहाल है वो लिच्छवी था, ठीक है। अच्छा, अब समुद्रगुप्त के द्वारा जो विभिन्न अभियान किए गए, जो विभिन्न विजय की गई, विभिन्न क्षेत्रों को जीता गया, उसको जरा एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब इसमें है क्या, देखिएगा कि एक एक करके थोड़ा सा पॉइंट वाइज चलते चलेंगे। समुद्रगुप्त के द्वारा जो विजय की गई, इसको आप वैसे मैप में भी देख सकते हैं, हालांकि ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं। समुद्रगुप्त के द्वारा जो विभिन्न विजय की गई वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है तो इसे बहुत डीप लेवल का क्वेश्चन माना जाता है या नहीं आता है, ठीक है। लेकिन देख लीजिए, ठीक है, फिर आप कहेंगे सर बताया नहीं, तो इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। देख, तो प्रथम समूह, ठीक है, मतलब यह है कि समुद्रगुप्त के द्वारा जो विजय की गई उसमें पहला समूह, ठीक है। सबसे पहले समूह की बात करें तो पहले समूह में क्या आता है? पहले समूह में आता है गंगा यमुना द्वार, ठीक है। तो गंगा यमुना द्वार के क्षेत्रों को समुद्रगुप्त ने जीता। द्वितीय समूह की बात करें, गंगा यमुना द्वार मतलब गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, समझे? गंगा यमुना द्वार का मतलब जो गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है। तो भाई सबसे पहले जिस ग्रुप के एरियाज को समुद्रगुप्त ने जीता वो था गंगा यमुना द्वार का एरिया, और न केवल समुद्रगुप्त ने इसको जीता बल्कि इसे अपने राज्य में भी मिला दिया, ठीक है। द्वितीय समूह में क्या है? द्वितीय समूह में है पूर्वी हिमालय, ठीक है, पूर्वी हिमालय के राज्य, ठीक है। द्वितीय समूह में क्या है? द्वितीय समूह में है पूर्वी हिमालय के राज्य, ठीक है। और पूर्वी हिमालय में कौन कौन से आ रहे हैं? तो आप देख सकते हैं पूर्वी हिमालय में सीधा सीधा कहा जा रहा है कि भैया पूर्वी हिमालय में नेपाल, असम, बंगाल, ठीक है, इनको भी जीता, ठीक है। तो सबसे पहले पहला ग्रुप कौन सा था जिसे जीता इसने? गंगा यमुना के बीच का जो एरिया था। दूसरा ग्रुप कौन सा है? नेपाल, असम, बंगाल के जो हिमालय क्षेत्र थे, ठीक है ना। तो बिल्कुल समझते चलेंगे और समझ में आएगा अगर ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है ना। ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स, ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स, ठीक है। अच्छा, आगे इसी प्रकार से अगर हम तृतीय समूह की बात करें तो तृतीय समूह में आप देखेंगे कि तृतीय समूह में आठवीं राज्य थे। तृतीय समूह में क्या थे भैया? तृतीय समूह में आठवीं राज्य। आठवीं राज्य मतलब जंगली राज्य, ठीक है। आठवीं राज्य मतलब जंगली राज्य जो मध्य प्रदेश है ना, विंध्य पर्वत के आसपास का जो वन जंगली एरिया था वहां पर फैले हुए थे, ठीक है ना। हाँ जी, इसी प्रकार से चतुर्थ समूह की बात करें, इसी प्रकार से चतुर्थ समूह की बात करें तो चतुर्थ समूह में आप देखेंगे, चतुर्थ समूह में, ठीक है, क्या है? पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य, पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत, ठीक है, पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य, ठीक है। और पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के कितने शासक? 12 शासक, ठीक है। तो वही चीज है कि थर्ड ग्रुप की अगर बात करें तो थर्ड ग्रुप में क्या आता है? आठवीं के स्टेट्स आते हैं, मतलब जो जंगलों में स्थित राज्य थे। और फिर चौथे ग्रुप में क्या आता है? चौथे ग्रुप में आता है, ठीक है, कहां के? दक्कन वाली स्टेट्स, ठीक है। इसमें आते हैं 12 रूलर्स ऑफ ईस्टर्न डेक्कन एंड साउथ इंडिया, ईस्टर्न डेक्कन एंड साउथ इंडिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज गौर करिए, क्या इनको पराजित करके छोड़ दिया? जो दक्षिण भारत के राजाओं को हराया, इन क्षेत्रों को अपने राज्य में नहीं मिलाया, ये बात भी आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना। हाँ जी, दक्षिण भारत के जिन राज्यों को, साउथ इंडिया के जिन भी स्टेट्स को इसने जीता उसे अपने राज्य में नहीं मिलाया बल्कि उसे छोड़ दिया। मतलब ये है कि केवल उनसे हर साल टैक्स वसूला, ठीक है भैया। अब ये मोहन बाबू मिल जाएगी है ना कल तक, बात समझ रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि साउथ इंडिया के जिन भी 12 रूलर्स को हराया है उनमें से किसी को मतलब पूरा राज्य उनका अपने में नहीं मिलाया बल्कि उनको केवल उनसे रेगुलर टैक्स लिया, छोड़ दिया, ठीक है। आगे बढ़े, पांचवा समूह क्या है? पांचवें समूह की बात करें तो पांचवें समूह में इसने किसे हराया? पांचवें समूह में इसने शकों और कुषाणों को हराया, ठीक है। किसको भैया? शकों और कुषाणों को, ठीक है। कुछ एरिया में जो शक और कुषाण थे उनको हराया, और ठीक है, शकों और कुषाणों को हराया। और बस, तो ये हो गया इसका हराने जीतने वाला जो भी मामला है। तो प्रथम समूह, द्वितीय समूह, तृतीय समूह, चतुर्थ समूह और पंचम समूह, तो ये है समुद्रगुप्त के द्वारा जीते गए क्षेत्र, ठीक है। मतलब द एरिया कन्वर्ट बाय समुद्रगुप्त कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, ठीक है ना। हाँ जी, समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए क्षेत्रों को 5 समूहों में बांटा जा सकता है, ठीक है। समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए क्षेत्रों को 5 समूहों में बांटा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। क्या कह सकते हैं इसको हम थोड़ा और इजी करने का प्रयास करते हैं। समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए, ठीक है, जीते गए, ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं, समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए क्षेत्र, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि सीधे सीधे एरियाज कंक्वायर्ड बाय, ठीक है, समुद्रगुप्त, एरियाज कंक्वायर्ड बाय समुद्रगुप्त, ठीक है ना, समुद्रगुप्त। तो इसको अगर हम देखें अपने हिसाब से, ठीक है, एरियाज कंक्वायर्ड बाय समुद्रगुप्त, ठीक है। और इसमें आप देखिए भाई कितने एरियाज आएंगे? तो 1 2 3 4, ठीक है, 5, ठीक है, ये 5 एरियाज आएंगे। तो चलिए देख लिया जाए भाई। तो सीधे सीधे है कि भाई फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एरिया शामिल है, सेकंड ग्रुप कौन कौन से एरिया शामिल हुए, थर्ड ग्रुप कौन कौन से एरिया शामिल हुए, ठीक है, फोर्थ ग्रुप कौन कौन से एरिया शामिल हुए, ठीक है।
कौन कौन से एरिया शामिल हुए, एंड देन फिफ्थ ग्रुप ये कौन कौन से एरिया शामिल हुए, ठीक है। एक एक करके सारे ग्रुप देखते चलिए, ठीक है। और जितना अच्छे से बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएंगे उतना आपका पढ़ने में मन लगेगा। मैं इतनी मेहनत से नोट्स आपका इसलिए बनाता हूँ ताकि आप बाद में जब भी पढ़ें तो आपका मन लगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इसको नोट कर लेते हैं। तो जो हम पहला ग्रुप देख रहे हैं ये गंगा यमुना दोआब वाला है। पहला ग्रुप कौन सा था, गंगा यमुना दोआब, ठीक है, गंगा यमुना दोआब, ठीक है। तो पहला एरिया जो था वो था गंगा यमुना दोआब, ठीक है, पहला एरिया, ठीक है। जो दूसरा एरिया था वो पूर्वी हिमालय था, ठीक है, पूर्वी हिमालय के राज्य, ठीक है, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, ठीक है। और जो तीसरा एरिया था वो था आपका आठवीं राज्य, ठीक है, आठवीं राज्य, ठीक है, कौन से आठवीं राज्य, आठवीं राज्य, आठवीं राज्य, ठीक है। और चौथे में पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत, ठीक है, पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत, पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत। और पांचवें वाले में तो केवल एक बताया था ना, शक और कुषाण, ठीक है। मतलब इसमें इसके अंतर्गत दो आएंगे सीधे सीधे, शक और कुषाण, शक और कुषाण, ठीक है। तो देखा जाए अब इसमें है क्या कि गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब, ठीक है, गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब कीजिए, पूर्वी हिमालय, स्टेट ऑफ ईस्टर्न हिमालयस, दक्कन का मतलब या डेक्कन का मतलब होता है दक्षिण भारत, ठीक है। डेक्कन का मतलब दक्षिण भारत ही होता है। डेक्कन प्लेट्यू आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। तो डेक्कन प्लेट्यू आप पढ़ते हैं वही डेक्कन वर्ड यहाँ पर यूज करना है, ठीक है ना। चलिए भैया, तो इस चीज को बस एज इट इज याद कर लेना है, ठीक है। बाकी वो चीज इधर भी है, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें अगर, ठीक है, नेपाल असम बंगाल, तो ये चीज यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेट थे। इसमें जो स्टेट थे नेपाल असम बंगाल, ठीक है, नेपाल असम, ठीक है, बंगाल, ये तीन एरियाज थे, नेपाल असम बंगाल, ठीक है। और 8 नेपाल असम बंगाल, तो ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो जंगली क्षेत्र था, मतलब एक तरह से फॉरेस्ट एरिया, ठीक है ना, फॉरेस्ट मतलब स्टेट लोकेशन लोकेटेड इन फॉरेस्ट एरिया, विंध्य क्षेत्र में, ठीक है ना, इन द फॉरेस्ट एरिया, विंध्यम रीजन, ठीक है। तो विंध्यम रीजन में थे ये वाले कहाँ पर थे, फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, ये फॉरेस्ट एरिया था, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया था, मतलब जो विंध्यम रीजन है, विंध्यम रीजन, ठीक है, विंध्यम रीजन, विंध्यम रीजन मतलब विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र के आसपास में आज भी मध्य प्रदेश में आपको बहुत सारे मतलब वन मिल जाएंगे, पेड़ पौधे मिल जाएंगे। इसी वजह से सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि जो वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में मिलता है, ठीक है, कहाँ पर मिलता है भैया, मध्य प्रदेश में मिलता है, ठीक है। चलिए, पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 है ना, कितने राजाओं को हराया, 12 राजाओं को हराया, 12 राजाओं को हराया, ठीक है, 12 राजाओं को हराया, ठीक है। लेकिन ये भी है कि भाई 12 राजाओं को हराया, डिफीटेड 12 किंग्स ऑफ डेक्कन, ईस्ट डेक्कन एंड साउथ इंडिया, बट इनको यहाँ पर मेंशन किया है कि भैया इन्हें पराजित कर छोड़ दिया, मतलब इनसे इनका एरिया जो है, इनका जो स्टेट है उसे अपने एरिया में नहीं मिलाया, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये चीज है, ठीक। अच्छा, बाकी इसके बाद तो लास्ट वाला जो है आपका, है ना, लास्ट वाला कौन सा है, इनको हराया, ठीक है ना। ठीक, तो ये चीज है, ये काफी जो पांचवें एरिया में सकूं और पांचवें ग्रुप में जो सकूं कुषाणों को हराया था, तो इनको भी अपने राज्य में मिला दिया, ठीक है। और ये वाला पॉइंट तो मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है भैया, एज इट इज याद कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कोशिश करिए, ठीक है, कि याद रहे चीजों को। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जानकारी कहाँ पर उपलब्ध है, ये जो आपको बताई जा रही है, ये जानकारियां उपलब्ध है प्रयाग प्रशस्ति में, जो कि हरिशेन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। हाँ जी भैया, तो ये आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है भैया। चलिए, तो ये होगी समुद्रगुप्त की बात। अब समुद्रगुप्त से रिलेटेड चीजें हो गई, अब आप किस पर आएंगे, अब आप आएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय पर, चंद्रगुप्त द्वितीय पर आएंगे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इसके बारे में भी एक एक चीज को काफी बारीकी से आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्या कुछ जानकारियां जाननी होंगी, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय भैया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, पहली बात तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज ध्यान रखें कि इसके शासनकाल को भारत के इतिहास का स्वर्णकाल कहते हैं, ठीक है, गुप्त काल का स्वर्णकाल, बाकी पूरे पूरे के पूरे गुप्त काल का स्वर्णकाल इसको कहते हैं, इसके शासनकाल को भारत के इतिहास का स्वर्णकाल गुप्त काल कहते हैं। अभी बात और सुनिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के राजा बनने के पीछे की एक अलग स्टोरी है, ठीक है। अब वो कितनी प्रामाणिक है कितनी नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है, ठीक है ना। हाँ ये जरूर है कि हुआ ये कि एक लेखक है जिनके बारे में आपने सुना है, विशाख दत्त, याद होगा आपको विशाख दत्त, ठीक है ना। अजय भैया, ठीक है। अच्छा, नाम के आगे एक दो क्यों दिया, अच्छा दो के नाम चंद्रगुप्त है, अगर दोनों के नाम चंद्रगुप्त पुकारेंगे तो आप कैसे समझ पाओगे कि चंद्रगुप्त कौन है। अगर दो लोगों के नाम चंद्रगुप्त हैं और दोनों को चंद्रगुप्त ही कहा जाए तो आप कैसे पता कर पाओगे कि कौन से चंद्रगुप्त की बात हो रही है। ये तो उस समय के लोग थे जिन्होंने सेम नाम रख दिया, तो एक को एक और दूसरे को दो तो कहना पड़ेगा ना। हाँ, इसमें क्या है, अच्छा जरा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, एक बात समझिए कि विशाख दत्त ने एक किताब लिखी है देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, और उस किताब में विशाख दत्त ने ऐसी बातें बताई है कि आप सुनेंगे तो कहेंगे सर विशाख दत्त ऐसा तो नहीं कि हर संडे फिल्म देखने जाता था, फिल्मी स्टोरी लिख डाली, जहां लिखी जब लिखी फिल्मी स्टोरी लिखी। एक्चुअली में क्या है कि विशाख दत्त ने अपनी किताब देवी चंद्रगुप्तम में बताया है कि वास्तव में समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त राजा हुआ। कौन, रामगुप्त राजा हुआ। रामगुप्त कौन है, रामगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई है। और जब रामगुप्त राजा था तो उसके ऊपर शकों का आक्रमण हुआ, और शकों ने क्या किया, शकों ने रामगुप्त को ब्लैकमेल किया। विशाख दत्त लिखते हैं कि शकों ने रामगुप्त को ब्लैकमेल किया। क्या कहा, शकों ने रामगुप्त से कहा कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण न करें तो अपनी पत्नी को दे जाओ और हम तुम्हें छोड़ देंगे, ठीक है। और कहते हैं कि रामगुप्त ऐसा ब्लैकमेल हुए कि अपनी पत्नी को शकों को सौंपने के लिए तैयार हो गए। और तब चंद्रगुप्त द्वितीय को अपने बड़े भाई के ऊपर बड़ी गुस्सा आई, और इस गुस्से में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त को मार दिया और स्वयं अपनी भाभी के वेश में, मतलब शकों ने तो भाभी को मांगा था ना इनके, तो स्वयं अपनी भाभी के वेश में पहुंचे शकों के पास चुपके से, अपनी भाभी के वेश में महिलाओं के कपड़े पहनकर, और वहां जाकर इन्होंने शकों को मार दिया। और इस प्रकार से ये विक्रमादित्य कहलाए, और वापस आकर इन्होंने अपनी भाभी से विवाह भी कर लिया और राजकाज पर भी कब्जा कर लिया। जबकि विशाख दत्त की ये बात पूरी तरह से बेबुनियाद है। ये तो विशाख दत्त ने कहा ना कि फिल्म देखते थे संडे संडे, जो मन में आता था लिख डालते थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा कि वो धनानंद और उनकी एक दासी से उत्पन्न पुत्र था, ठीक है। तो विशाख दत्त की कहानी अपनी अलग है।
है ना। फिलहाल चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अपन लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आज शुरू करके फायदा नहीं, खत्म होगा नहीं, ठीक है। तो कल मुलाकात करते हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज इजाजत दीजिए, समय हो चुका है। बाकी कुछ लोगों ने बड़े शानदार जबरदस्त सवाल पूछे, उनके लिए बड़ा है ना, मतलब तहे दिल से आभार। ऐसे ही तगड़े सवाल पूछते रहिए, मैं कभी कभी बाद में भी सोच सोच के हंस लेता हूँ। ठीक है, मिलते हैं कल, धन्यवाद।